हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज उपस्थित हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। कह रहा है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में जो है वो किसका विवेचन मिलता है, रस का, ध्वनि का, औचित्य का या अलंकार का। तो आपको बताना है कि शिवराज भूषण में जो है वो किसका विवेचन मिलता है। यदि उसका उत्तर देखा जाएगा तो इसमें जो मिलता है वो अलंकार का विवेचन मिलता है। और ये भूषण की रचना है, इसमें कुल 105 अलंकार का विवेचन जो है मिलता है। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। कह रहा है कि भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। तुलसीदास का है, केशवदास का है, विद्यापति का है या जयसी का है। तो दूसरे का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केशवदास का। यह पंक्ति किसकी है, केशवदास की है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया था। कह रहा है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है। जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या सुधार काल के नाम से। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, पुनर्जागरण काल से किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया था, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। कह रहा है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया था, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी किया था। इस पंक्ति के लेखक कौन है, अर्थात ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने या रामविलास शर्मा ने। तो उत्तर आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। देखो बच्चों, ये जो पंक्ति है ये शुक्ल जी द्वारा कही गई है। किसके द्वारा, शुक्ल जी। तो चौथे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला से हो जाएगा। चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। कुतुबुन है, सियाराम शरण गुप्त है, गुरभक्त सिंह है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध है। तो आपको बताना है कि नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। कुतुबन है, सियाराम शरण गुप्त है, गुरभक्त सिंह है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध है। तो देखिए जो नूरजहां प्रबंध काव्य है इसके रचयिता जो है वो गुरभक्त सिंह है। और नूरजहां जो प्रबंध काव्य है इसका प्रकाशन जो 1935 में हुआ था। और इनका एक और प्रबंध काव्य है जिसका नाम विक्रमादित्य है, उसका प्रकाशन 1947 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का न्यौछावर। कह रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। पहला कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, रामनरेश त्रिपाठी है या श्रीधर पाठक है। तो आपको बताना है कि इसके रचयिता जो है वो कौन है। तो छठे का अगर उत्तर देखा जाए तो इसके रचयिता होंगे रामनरेश त्रिपाठी, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवें को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है। कह रहा जगत सच्चाई सार जो कविता है इस कविता के रचयिता कौन है। नाथूराम शर्मा है, देवी दत्त शुक्ल है, श्रीधर पाठक है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि जगत सच्चाई सार जो कविता है इसके रचयिता कौन है। नाथूराम शर्मा शंकर, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं। देखिए जगत सच्चाई जो सार है वो किसकी रचना है, वो श्रीधर पाठक की रचना है। किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की, जिनका जन्म 1859 में हुआ था, मृत्यु 1928 में हुई थी। इनकी पहली कविता का नाम गुणंत हेमंत था। इनकी पहली पुस्तक का नाम एकांतवासी योगी था। और इन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का जो है हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद किया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। कह रहा है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। माखनलाल चतुर्वेदी का, मैथिली शरण गुप्त का, सुभद्रा कुमारी चौहान का या सुमित्रा नंदन पंत का। तो आपको बताना है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा नंदन पंत का है। तो देखिए चिरगांव जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था, वो मैथिली शरण गुप्त का हुआ था। अगर माखनलाल चतुर्वेदी का अगर आप देखेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे इनका जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, 1889 में पैदा हुए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान को देखेंगे तो 1904 में निहालपुर में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद अगर आप सुमित्रा नंदन पंत को देखते हैं तो 1900 में जन्म हुआ था इनका। और उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एक गांव जिसका नाम कौसानी है, तो कौसानी में इनका जन्म हुआ था। चलिए नवा देखिए। नवा कह रहा है कि पीठ पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक,
इस पंक्ति में व्यक्त क्या किया गया है? इस पंक्ति में क्या व्यक्त किया गया है? अंधरूढ़ की प्रतिक्रिया है, पूंजीवाद के प्रति घृणा है, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति है, या शोषक वर्ग की मनोवृत्ति है। तो आपको बताने कि इसमें क्या व्यक्त किया गया है। देखिए, ये जो लिया गया है, कविता का नाम भिक्षुक है और जो कि निराला के द्वारा लिखी गई है, और उसमें एक भिक्षुक की दयनीय स्थिति का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो 9वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। चलिए 10वां में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। कह रहे हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। इस पंक्ति के लेखक कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, या डॉक्टर नगेंद्र है। तो आपको बताना है कि इसके इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो 10वां का उत्तर बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? कह रहा है कि द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? देखिए, द्रौपदी जो प्रबंध काव्य, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अब आपको बताना है कि किसका है। नरेंद्र शर्मा का है, शंभुनाथ सिंह का है, प्रभाकर माचवे का है, या धर्मवीर भारती का है। तो अगर द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य देखें तो इसके रचयिता का नाम नरेंद्र शर्मा है, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। चलिए आगे देखिए 12 में क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि चित्रात्मक भाषा में लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? कह रहा है कि चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की है, प्रगतिवाद की है, प्रयोगवाद की है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो बच्चों, चित्रात्मक और लाक्षणिकता जो है वो छायावाद में दिखता है। किसमें दिखता है? छायावाद में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो 12 का उत्तर कौन सा सही होगा? पहला हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। ये पंक्ति जो है दिनकर की किस रचना से ली गई है? तो आपको बताना है कि दिनकर की किस रचना से ली गई है इस पंक्ति का। दिनकर का जन्म जो है 1908 में हुआ था। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 में हुआ है। रश्मि तृतीय का प्रकाशन 1952 में हुआ है। समधिनी का प्रकाशन 1947 में हुआ है, और परशुराम की प्रतिज्ञा का प्रकाशन 1963 में हुआ है। तो आपको बताना है कि दिनकर की किस कविता से ये लिया गया है। दिनकर को ओज का कवि भी कहा जाता है। तो ये जो लिया गया है वो रश्मि रथी से लिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि है। कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध और नरेश मेहता। तो आपको बताना है कि तार सप्तक का कवि इसमें कौन है, बताइए। इसमें धर्मवीर भारती है, शमशेर बहादुर सिंह है, नरेश मेहता है। तो देखिए, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जो है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं, जबकि मुक्तिबोध जो है वो तार सप्तक के कवि है। किसके कवि हैं? तार सप्तक के। तो 14 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है। कह रहा है प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से क्या है? व्यक्तिवादी हैं। तो आपको बताना है कि कौन विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, मुक्तिबोध अज्ञे, त्रिलोचन भगवानी प्रसाद मिश्र, रांगे राघव, या धर्मवीर भारती। तो आपको बताना है कि कौन इसमें जो है समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। कौन सा सही होगा? शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। चलिए 16 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। इस वाक्य की पंक्ति के उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? कह रहा है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल है, लीलाधर जगुड़ी है, या राजकमल चौधरी है। आपको बताना है किसकी है। तो देखिए, ये जो पंक्ति है ये सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। किसकी है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। तो 16 का 20 सही हो जाएगा। धूमिल का जन्म 1936 में हुआ था। इनके 3 काव्य संग्रह है। संसद से सड़क तक, जिसका प्रकाशन 1972 में, कल सुनना मुझे 1976 में, और सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र 1984 में। ठीक, चलिए बच्चों अगला देखा जाए। 17 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। तो आपको बताने कि इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं, श्रीधर पाठक हैं, रामनेश त्रिपाठी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। आपको बताना है कि जो
पंक्ति लिखी हुई है इसके रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनेत्र त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जो ये पंक्ति है इसका जो उत्तर हो जाएगा वो श्रीधर पाठक हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा होगा? श्रीधर पाठक होगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या है, युद्ध और उसके बाद की समस्या है, सामाजिक समस्या है या राजकाज की समस्या है? देखिए अंधा युग जो नाटक है ये इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था और ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है। इनका जन्म 1926 में हुआ था। इनके प्रमुख काव्य संग्रह में ठंडा लोहा है, 7 वर्ष गीत भी है और कनुप्रिया भी है। और यह अंधा युग जो है वो युद्ध के बाद और उसकी समस्या पर आधारित है। युद्ध और उसके बाद की समस्या पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो 18 का कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? कह रहा है कि मादा कैक्टस जो नाटक है इसको किसने लिखा है? रांगे राघव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो मादा कैक्टस जो नाटक है ये नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं 20 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? आपको बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? सिद्धाराम फुल्लौरी हैं, श्रीनिवास दास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं या मुंशी प्रेमचंद है? तो आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन होंगे? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी को माना था। किसको माना था? किशोरीलाल गोस्वामी का। तो आंसर भी इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है? कह रहे रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? देखिए रंगभूमि उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। और चूंकि रंगभूमि पहले जो है चौगाने हस्ती नाम से जो है उर्दू में था उसका इन्होंने अनुवाद किया था। और यह जो है गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? तो गांधीवादी दर्शन से जो है वो प्रभावित था। तो किसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है? कह रहे कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? परती पतक परिकथा का, झूठा सच का, मैला आंचल का या गोदान का? आपको बताना है कि ये किसका जो है पात्र है कालीचरण। तो 22 वाले का आपको उत्तर बताना है कि किसका है। तो देखिए जो कालीचरण पात्र है वो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है और एक उपन्यास आंचलिक उपन्यासकार है जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। और इसके लेखक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। चलिए 23 में क्या कह रहा है? कह रहा है फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र कौन है? कह रहा है कि फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र जो है वो कौन है? तो देखिए फरिश्ते निकले जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 2014 में हुआ था और यह मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। 2024-14 में प्रकाशन है, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। और फरिश्ते जो निकले उपन्यास है इसकी जो मुख्य पात्र है उसका नाम बेला बहू है। स्त्री समस्या पर आधारित यह उपन्यास है। तो बेला बहू है इसका उपन्यास। कौन की नायिका कौन है? बेला बहू है। चलिए 24 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि बावन ने दो आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया था। ये कथन किसका है? कह रहा है कि बावन दास ने 2 आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया था। ये कथन किसका है? ए सुमिरत दास का है, बी पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का है, सी फणीश्वर नाथ रेणु का है और चौथा डॉक्टर प्रशांत का है। तो आपको बताना है कि किसका है। तो ये जो कथन है ये रेणु का है। किसका है? रेणु का। ये मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है। चलिए आगे देखा जाए। अगला देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि किस कहानी का पात्र जो है वो सुमेलित नहीं है। तो उसने कहा था लहना सिंह, कफन बुधिया, रोज मालती और परिंदे महेश्वर। आपको बताना है किसमें सुमेलित नहीं है। देखिए उसने कहा था लहना सिंह पात्र सुमेलित है, कफन की पात्र बुधिया है, रोज की कहानी मालती भी है, लेकिन परिंदे की कहानी महेश्वर नहीं है। चूंकि परिंदे जो कहानी है वो निर्मल वर्मा की कहानी है। किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी है। रोज जो है वो अज्ञे की कहानी है। कफन जो है वो प्रेमचंद की कहानी है। उसने कहा था जो है वो गुलेरी की कहानी है। तो परिंदे जो है इसकी जो नायिका है उसका नाम लतिका है। क्या नाम है? लतिका इसमें पात्र है। सुधा इसमें पात्र है। तो परिंदे इसमें पात्र नहीं है। महेश्वर सॉरी पात्र नहीं है। तो ये जो है डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। चलिए
26 में कह रहे हैं कि भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है, निबंध है, रेखाचित्र है, संस्मरण है या व्यंग है। तो देखिए भोलाराम का जीव का अलग अलग मत है, ये एक व्यंग कहानी मानी जाती है। ये हरिशंकर परसाई की रचना है और एक व्यंग कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है, तो इसको हम व्यंग कहानी लगा सकते हैं। कहीं कहीं इसको निबंधात्मक भी दिया हुआ है, लेकिन ये मूलतः व्यंग कहानी है। तो भोलाराम का जीव जो है एक व्यंग क्या है, कहानी है। तो 26 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कहे, मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है। कह रहा है मैंने सील पहुंचाई, ये ललित निबंध है, इसके लेखक कौन है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, डॉक्टर विवेकी राय हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ है। तो आपको बताना है कि ये जो ललित निबंध लिखा गया है इसके लेखक कौन है। तो देखिए इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था और इसके जो लेखक हैं वो विद्यानिवास मिश्र हैं। कौन है, विद्यानिवास मिश्र हैं। तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। चलिए 27-28 में क्या कह रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है। कह रहे कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है, सरलता है, गंभीरता है, क्लिष्टता है या विनोद प्रियता है। तो आपको बताना है कि इनके निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है। तो देखो बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की जो प्रधान विशेषता थी वो थी विनोद प्रियता। क्या थी, विनोद प्रियता थी। तो 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे देखा जाए, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। पूछा है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति किसकी जो है, किसकी कृति है। अज्ञेय की है, सत्यदेव परिव्राजक की है, राहुल सांकृत्यायन की है या यशपाल की है। तो आपको बताना है कि ये कृति किसकी है, अज्ञेय की है, सत्यदेव परिव्राजक की है, राहुल सांकृत्यायन की है या यशपाल की है। तो 29 का उत्तर क्या होगा, 29 का उत्तर हो जाएगा डी, ये रचना किसकी है, यशपाल की है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पकड़ मानव समाज यह सारा। आपको बताने की कहां से लिया गया है। क्या पूछा है कि इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो कहां से ली गई है। सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा से, कमायनी से या कुरुक्षेत्र से। देखिए सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये दोनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है और कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये किससे लिया गया है, कुरुक्षेत्र से लिया गया है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 31 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो सामाजिक यथार्थ के व्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, किसी राजनीतिक विचारधारा में बधा हो। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, प्रगतिवाद साहित्य उसे माना गया है जो। तो आपको बताना है क्या है इसमें, सामाजिक यथार्थ के व्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे उसको कहा गया हो, या किसी राजनीतिक विचारधारा में बधा हुआ हो। तो देखो बच्चों 31 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो पहला हो जाएगा सही। सामाजिक यथार्थ के व्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रगतिवादी साहित्य कहते हैं। चलो आ जाओ 32 में क्या करें, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। पूछा है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। आपको बताना है नरेंद्र शर्मा का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, ये इनमें से किसी का नहीं है। तो आप बताना है कि किसका है, नरेंद्र शर्मा का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, इनमें से किसी का नहीं है। तो देखो बच्चों उर्मिला जो प्रबंध काव्य है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। किसका है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और इनका पहला काव्य संग्रह कुमकुम 1939 था और इसका प्रकाशन 1947 में हुआ है, सॉरी 57 में। उर्मिला का प्रकाशन 1957 में है। ठीक, चलो आगे आ जाओ भाई। 33 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है, लल्लू लाल है, बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद पूरा नाम है, थोड़ा छूट गया है। तो राजा शिव प्रसाद है, कौन है, तो आपको बताना है कि नवजागरण का सूर्योदय करने वाले जो साहित्यकार है वो साहित्यकार कौन है। तो 33 का आपका उत्तर देना है। तो देखो बच्चों 33 का उत्तर सही हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं लेकिन मेरे विचार में हिंदी की विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। कह रहा है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है, सुप्रसाद सितारे हिंद का है, गारसादा तासी का है, जॉर्ज गिरिसन का है या राजा लक्ष्मण सिंह का है। तो देखो बच्चों ये जो कथन है ये गारसादा तासी का है और गारसादा तासी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था और इनकी किताब का नाम द इस्तवार दलाल लिटरेचर ऑफ हिंदू हिंदुस्तानी था।
जिसको इन्होंने लिखा था, और एक फ्रेंच लेखक है ये। तो गार्सा द तासी ने इस बात को कहा था। ठीक, चलिए आगे देखें। कह रहे कि हिंदी में हिंदी साहित्य का लिखा है इतिहास सबसे पहले किसने। इसका मतलब है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा है। थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गया है। ये प्रश्न है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले किसने इतिहास लिखा है। ये होना चाहिए था इसमें कि हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा। मतलब हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा। तो देखो बच्चों, हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज नाम से। किस नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से। और जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ था। चूंकि प्रश्न की जो लाइन है थोड़ी इधर उधर हो गई है, हिंदी में हिंदी साहित्य का लिखा है इतिहास सबसे पहले किसने, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ये होना चाहिए कि हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा है। तो इसका उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज नाम से, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ था। चलो आगे आ जाओ भाई। 36 में देखिए क्या कह रहा है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। कह रहा है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। चंद बरदाई की, अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, या अमीर खुसरो की। तो आपको बताना है कि आदिकाल का कौन सा कवि है जिसकी भाषा जो है हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है इसके सबसे निकट है। तो ये है अमीर खुसरो। इनकी जो है वो सबके निकट है। तो 36 का उत्तर कौन सा से हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 37 में देखिए क्या कह रहा है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। कह रहा है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। दलपति विजय, नरपति नाल, जटमल और जल्लड़। तो आपको बताना है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। तो देखो बच्चों, जो गोरा बादल की कथा है वो जटमल की रचना है। किसकी रचना है? जटमल की रचना। तो उत्तर कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलो आ जाओ भाई अगला। 38 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती हूँ। ये बात किसने कहा है? अक्का महादेवी ने, अंडाल ने, बेड़ाबाई ने, या सहजोबाई ने। तो आपको बताना है कि ये बात किसके द्वारा कही गई है कि कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी को अपना पति जो है नहीं मान सकती। तो ये बात अंडाल के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? अंडाल के द्वारा जो है कही गई है। किसके द्वारा? अंडाल के द्वारा जो है वो कही गई है। चलिए, अलावार भक्तों में थी ये महिला एक थी। चलो 39 में देखो क्या कह रहे। कह रहे कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था। कह रहे कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया था जिसका नाथ पंथ में क्या था? अभाव था। पहला वेदांत, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागत्व तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, या तांत्रिक विधान। तो आपको बताना है कि कबीर ने वो कौन सा तत्व शामिल किया है जो नाथ में नहीं आया। हम सभी जानते हैं कि नाथ से कबीर ने रहस्यवाद नाथ से लिया है, शब्द नाथ से लिया है, साधना उनसे ली है, तांत्रिक विधान उनसे लिया है, सब कुछ उनसे लिया है। लेकिन भारतीय वेदांत और सूफी क्यों का जो प्रेम तत्व है ये उनसे उन्होंने नहीं लिया है। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट सही हो जाएगा 39 का। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 40वां। कह रहे निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। तो आपको बताना है कि कासिम शाह की रचना कौन है। हंस जवाहिर है, चंदायन है, सतवती कथा है, या मृगावती है। तो आपको बताना है कि सबसे कासिम शाह की रचना कौन है। देखो बच्चों, कासिम शाह की जो रचना है उसका नाम क्या है? हंस जवाहिर है। ठीक है, तो इस तरह से जो आज के हम लोग के प्रश्नों की श्रृंखला थी वो खत्म होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। हाँ, थोड़ा प्रश्न इधर उधर कहीं हो गए हैं प्रश्न, तो उसके लिए खेद है। कोशिश है कि समय के साथ चीजें जो है वो सही हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।